नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से लगातार कर रहे होंगे। आप सभी को गोगानोमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम हमारे टॉपिक की बात करेंगे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ये है हमारे भाग 3 में। किसमें है? भाग 3। भाग 3 में हमें क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद कौन सा है? 12 से लेकर 35 तक। 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। हम बात करते हैं मूल अधिकार क्या है। ये हमें नागरिकों को प्राप्त कुछ अधिकार है जिनके लिए हमें, अगर इनका उल्लंघन सरकार द्वारा किया जाता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौलिक अधिकार के इतिहास की। इस मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1215 में, सन 1215 में ब्रिटेन के एक सम्राट थे, जॉन। सम्राट जॉन ने क्या किया था? किसानों के लिए कुछ अधिकार दिए थे। उसको क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। जब इंग्लैंड या ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा किसानों को कुछ लिखित में अधिकार दिए गए तो वो मैग्ना कार्टा कहलाया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में कुछ लिखित में हमें अधिकार दिए गए हैं, इसलिए मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को या मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। हमने पढ़ा था, हमारी प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों का अध्ययन किया था। तो जो हमारे मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, ये यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब इनका हम बात करें कि इसका संक्षिप्त बात करें तो सबसे पहले मूल अधिकार की बात 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक 1895 में की गई। इसके बाद बात करें, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में बात की गई। और इसके बाद बात करें तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों की बात की गई। मूल अधिकारों की बात की गई। मूल अधिकारों का अपन इतिहास देखें तो सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग की गई 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में की गई। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद
कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में क्या की गई, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। सबसे पहले 1895 में की गई, इसके बाद 1928 में की गई, इसके बाद कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में किसकी बात की गई, मूल अधिकारों की बात की गई। इसका क्या है, संक्षिप्त इतिहास है कि मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक किसमें की गई, स्वराज विधेयक में की गई 1895 में। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के द्वारा 1928 में भी की गई और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में की गई। इसके बाद हम बात करें कि जो हमने मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष पढ़ा था, हमने पढ़ा था मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बात करें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष वो थे जेपी कृपलानी। के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी, जिनकी हमने समितियों में बात की थी। कौन थे, जेपी कृपलानी। मूल अधिकार से संबंधित संविधान में दो समितियां थी, एक तो थी समिति, एक थी उप समिति। मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। ये हमने पहले की क्लास में बात की थी कि मूल अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मूल अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं कि मूल अधिकार की क्या विशेषताएं हैं। किसकी बात करते हैं, विशेषताएं, मूल अधिकार की विशेषताएं। मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मूल अधिकार की सबसे जो पहली विशेषता आती है ये क्या है, इसकी प्रकृति की बात करते हैं। किसकी, इसकी प्रकृति। जो मूल अधिकार की प्रकृति है वो क्या है, वह नकारात्मक है। राज्य के विरुद्ध क्या है, नागरिकों के लिए नकारात्मक है। ये क्या है, नकारात्मक है राज्य के विरुद्ध। तो इसकी प्रकृति क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मूल अधिकार की प्रकृति क्या है, तो वह है नकारात्मक। क्यों है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण प्राप्त है, नागरिकों को संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। तो एग्जाम में पहली की विशेषता है कि जो विशेष मूल अधिकार की प्रकृति है वो क्या है, नकारात्मक है। ये राज्य के विरुद्ध क्या करती है, नागरिकों का संरक्षण करती है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य की बात करें, दूसरा इसके हम उद्देश्य की बात करें तो इसका मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है, मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है वो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना की स्थापना। तो इसका उद्देश्य है वह है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। जो इसका मूल अधिकार का जो उद्देश्य होता है वह है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना समाज में की जाए, राज्य में की जाए। तीसरी इसकी हम बात करें, तीसरी हम इसकी बात कर सकते हैं कि ये क्या है, वाद योग्य, वाद योग्य है, न्यायोचित है, या इसको हम बोल सकते हैं परिवर्तनीय। जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, न्याय उचित है, परिवर्तनीय है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, इनके उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जा सकते हैं, हम जो नागरिक है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा क्या है, संरक्षण प्राप्त है, द्वारा क्या है,
संरक्षण प्राप्त है, द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो हमने पहली बात की यहाँ पर प्रकृति की जो मूल अधिकार की प्रकृति होती है वो नकारात्मक है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध क्या है, नागरिकों को संरक्षण प्रदान करती है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जो मूल अधिकार है ये क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं, न्यायोचित है, परिवर्तनीय, अर्थात हम इनका उल्लंघनों पर किसकी शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। इन मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ये क्या है, वाद योग्य, न्यायोचित और परिवर्तनीय है। तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। उसके आधार पर ये क्या कर सकते हैं, इन मूल अधिकारों को हमारे लिए न्यायोचित किया जाता है। इसके बाद हम बात करें आगे नेक्स्ट विशेषता की, तो ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, अर्थात क्या है, ये सीमित है। सीमित कैसे है कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य युक्ति युक्त, युक्ति युक्त, राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कि ये असीमित नहीं है, हमें सीमित मूल अधिकार प्राप्त है। और क्यों नहीं है असीमित, क्योंकि राज्य युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य को लगता है तो वह क्या कर सकता है, इन पर प्रतिबंध लगा सकता है वाजिब कारण के आधार पर, जिसे आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन भी किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो ये क्या है, मूल अधिकार क्या होते हैं, कुछ इनकी प्रकृति, यह कुछ मूल अधिकार, ये लिखो कुछ मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार नकारात्मक है तो कुछ अधिकार सकारात्मक है या सकारात्मक होते हैं। कुछ मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं तो कुछ मूल अधिकार सकारात्मक होते हैं। जो असीमित नहीं है, जो हमारे मूल अधिकार है वो असीमित नहीं है, इन पर राज्य युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। और जो मूल अधिकार है वो क्या है, हमारे लिए कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करें इसकी, तो क्या है कि कुछ अधिकार, कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है। ये जो मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ मूल अधिकार तो क्या है, हमें केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को अर्थात सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं, अर्थात चाहे वो विदेशी हो। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये क्या है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है, ये केवल 5 अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी सभी अनुच्छेद जो भारतीय मूल अधिकार है वो क्या है, वो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ सभी व्यक्तियों के लिए है। तो एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि कौन निम्न में से कौन से मूल अधिकार या कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, केवल जो इनमें अधिकार है, केवल ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और बाकी अधिकार, इनके अलावा जो अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए है। नागरिक मतलब भारतीय, व्यक्ति मतलब सभी को प्राप्त है। और कुछ मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक होते हैं, तो कुछ अधिकार सकारात्मक होते हैं। ये असीमित नहीं है, राज्य इन पर क्या लगा सकता है, युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम बात करें आगे अनुच्छेद 12 की, सॉरी अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 12 की बात करें, अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। इसमें क्या अनुच्छेद 12 में, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। इसमें निम्न शामिल है, शामिल हैं। कौन कौन शामिल है, बात करते हैं जो इसमें शामिल है उनकी। तो वह है भारत की मतलब संसद की विधायिका एवं कार्यपालिका, वह कार्यपालिका। दूसरी बात करें, इसमें शामिल है राज्यों की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडलों की विधायिका व कार्यपालिका। तीसरा इसमें शामिल है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। चौथा इसमें शामिल है राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पोषित संस्थान, पोषित संस्थान। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। हर एग्जाम में पूछा सकता है कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। इसमें राज्य में निम्न निम्न को शामिल किया गया है। राज्य में निम्न को शामिल किया गया है कि संसद की विधायिका व कार्यपालिका, राज्य की विधानमंडलों की विधायिका एवं कार्यपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं राज्य निधि से पोषित संस्थान क्या है, ये राज्य में शामिल है। कि भारत सरकार की बात करें कि भारत सरकार व राजस्थान सरकार या राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य निधि से पोषित संस्थान राज्य में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 12 में इनको शामिल किया गया है। संसद की विधायिका, राज्य की विधानमंडल की विधायिका व कार्यपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य निधि से पोषित संस्थान अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और राज्य की परिभाषा में इनको शामिल किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 13 इसमें बताया गया है कि कानून कौन कौन से होंगे, कौन कौन से कानून नहीं होंगे, उन कानूनों का क्या प्रभाव है। तो 13 में हमें बताया गया है 13A, कौन सा बताया है, 13(1), अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1) इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि ऐसी विधि, ऐसी विधि या कानून जो मूल
अधिकारों से असंगत है वह विधि असंगति की सीमा तक असंगति की सीमा तक सीमा तक सुनने रहेगी, अर्थात वो मानने नहीं होगी। ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है संविधान पूर्व कानूनों के लिए। संविधान पूर्व, जब संविधान निर्माण नहीं हुआ था, उससे पूर्व बने कानूनों के लिए ये कहा गया है। संविधान पूर्व कानूनों के लिए, संविधान पूर्व कानूनों के लिए क्या कहा गया है कि संविधान निर्माण के पहले कोई ऐसी विधि या जो नियम है जो मूल अधिकारों से असंगत है, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो जब तक वो उल्लंघन करेगी तब वह क्या होगी? अमान्य होगी। तब तक वो क्या होगी? अमान्य होगी। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है, क्या बताया गया? अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि संसद संसद द्वारा पारित कोई कानून, संसद द्वारा पारित कोई कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह कानून या विधि तो वह कानून या विधि असंगति की सीमा तक सुनने रहेगा, सुनने रहेगा। यदि इसमें बताया गया है 13(2) में कि संसद ऐसा कोई कानून पारित करती है जो क्या करता है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह क्या रहेगा? जब तक वो मूल अधिकारों के उल्लंघन करेगा तब तक वो मान्य नहीं होगा, अविधि मान्य रहेगा। तो हमें संविधान पूर्व में कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो किस में है? 13(1) में है। और ऐसा कोई कानून संसद पारित करती है संविधान निर्माण के बाद जो क्या करता है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो भी क्या होगा? अविधि मान्य होगा, अर्थात वो मान्य नहीं होगा। वो 13(2) में बताया गया है। इसमें बताया गया है संविधान बाद के कानूनों संविधान बाद के कानूनों के लिए 13(1) में बताया गया है कि संविधान पूर्व जो भी कानून बने हैं, यदि वो मूल अधिकारों का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, अर्थात मूल अधिकारों की असंगति, मूल अधिकारों से क्या है? असंगत है, तो क्या है? वो 13(1) में बताए गए हुए अमान्य होंगे। और 13(2) में बताए गए हैं कि संसद द्वारा कोई ऐसा कोई कानून पारित किया जाता है जो क्या करता है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों से संगत नहीं होता है, मूल अधिकारों से असंगत होता है, तो वह विधि मान्य नहीं होंगे, अर्थात वो कानून शून्य रहेंगे। कब तक? जब तक वो सही नहीं हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(3) में बताया गया है, इसमें क्या है? विधि को परिभाषित किया गया है कि कानून क्या है। विधि को परिभाषित किया है, परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13(3) में विधि कानून को परिभाषित किया गया है। कानून में क्या क्या शामिल है? एक तो है संसद व
राज्यों द्वारा बनाए गए अधिनियम। जो संसद होती है, जो हमारे राज्य विधानमंडल होते हैं, इनके द्वारा जो अधिनियम बनाते हैं वो क्या होते हैं? कानून होते हैं। दूसरा इसमें बताया गया है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो भी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कानून कहलाता है, विधि कहलाता है। तीसरा इसमें बताया गया है कोई आदेश, कोई विधि, उपविधि, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना, ये भी क्या कहलाती है? विधि कहलाती है, कानून कहलाता है। चौथा इसमें बताया गया है विधि का बल, विधि का बल रखने वाली, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। अनुच्छेद 13(3) में हमें कानून की परिभाषा या विधि की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा कोई भी अधिनियम बनाया जाता है वो कानून कहलाता है। दूसरा बताया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है वो भी क्या कहलाता है? कानून कहलाता है। तीसरा इसमें बताया गया है कि कोई भी आदेश, कोई भी विधि, कोई भी उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना होता है वो भी क्या कहलाता है? वो भी कानून कहलाता है। चौथा इसमें बताया गया है कि विधि का बल रखने वाली अर्थात विधि को मान्य करने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा है जो कानून को मानती है, तो वो भी क्या है? कानून है, वो भी कानून की परिभाषा में आता है। संसद व राज्यों द्वारा बनाए गए अधिनियम, संसद व राज्यों द्वारा बनाए गए अधिनियम अर्थात अधिनियम क्या होते हैं? कानून होते हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी या पारित अध्यादेश, तो अध्यादेश भी क्या होता है? कानून होते हैं। इसके अलावा आदेश, विधि, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये भी क्या होते हैं? कानून होते हैं। तो विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा, ये भी क्या होते हैं? कानून होते हैं। ये भी विधि की परिभाषा 13(3) में दी गई है। 13(1) में ऐसे कानूनों की बात की गई है जो मूल अधिकारों से क्या होते हैं? असंगत होते हैं। संविधान पहले के लिए, संविधान पूर्व बनाए गए कानून जो क्या है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो 13(1) में बताए गए हैं। वो क्या होंगे? असंगत होंगे, अर्थात वो विधि मान्य नहीं होंगे। 13(2) में बताया गया है कि संविधान बाद के में, संविधान निर्माण के बाद, संविधान लागू होने के बाद संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून जो क्या करता है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो भी शून्य रहेंगे, अर्थात अविधि मान्य होंगे। 13(3) में बताया गया है, इसमें विधि की परिभाषा दी गई है कि विधि कौन कौन सी है? अधिनियम, अध्यादेश, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा जो क्या रखती है? विधि का बल रखती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है, कानून कहलाती है। इसके बाद 13(4) अनुच्छेद, अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 13(4) में बताया गया है यह 24वें संविधान संशोधन, यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 1971, 1971 के द्वारा जोड़ा गया। 13(4) कब जोड़ा गया? 13(4) 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में 13(4) अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके अनुसार, इसके अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 13(4) के अनुसार, इसके अनुसार अनुच्छेद
अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य संविधान संशोधन इसके अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 13(4) के अनुसार अनुच्छेद 13(2) केवल, अनुच्छेद 13(2) क्या है? अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है कि संसद ऐसा कोई कानून पारित करती है जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह असंगति की सीमा तक अविधि मान्य होगा, अर्थात शून्य रहेगा संविधान निर्माण के बाद के कानूनों के लिए। तो इसमें 13(2) केवल सामान्य संविधान संशोधन पर लागू होगा। किस पर लागू होगा? वो अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य संविधान संशोधन पर लागू होगा। यह अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 13(2) उस पर लागू नहीं होगा, उस पर लागू नहीं होगा। अब समझते हैं इस हमारे अनुच्छेद को। अनुच्छेद 13(4) में बताया गया है, कब लागू किया गया अनुच्छेद 13(4)? अनुच्छेद 13(4) 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से लागू किया गया। और इस अनुच्छेद 13(4) में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 13(2) क्या है? अनुच्छेद 13(2) हमारा क्या है? यह बताता है कि हमें संविधान द्वारा, अर्थात संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून पारित किया जाता है जो क्या करता है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो मूल अधिकारों की असंगत तक क्या होगा? सीमा तक क्या होगा? शून्य होगा संविधान निर्माण के बाद। अर्थात 13(2) में यह बताया गया है कि ऐसा कोई कानून संसद पारित करती है संविधान निर्माण होने के बाद जो क्या करता है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अर्थात मूल अधिकारों से असंगत होता है, तो मान्य नहीं होगा। अब इसमें यह कहा गया है 13(4) में, वो कब मान्य नहीं होगा? केवल ये किस पे लागू होता है? सामान्य संविधान संशोधन पर। कि 13(2) में जो हमने पढ़ा कि वो क्या है, क्या बताया गया है 13(2) में? 13(2) में यह बताया गया है कि संसद द्वारा पारित कोई कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह उल्लंघन करने की सीमा तक मान्य नहीं होगा। वो केवल कौन से संविधान संशोधन में मान्य नहीं होगा? वो सामान्य संविधान संशोधन पर लागू होगा ये कानून, कि हाँ उल्लंघन कर रहा है। कोई सरकार क्या करती है, संसद क्या करती है? सामान्य संविधान संशोधन करती है, और उसकी वजह से क्या होता है? मूल अधिकार क्या हो जाता है? उल्लंघन हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम? मूल अधिकार वो मानने उल्लंघन करता है, तो संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो मान्य नहीं होगा। कौन? संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत कोई संविधान संशोधन किया जाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो भी वह तो क्या होगा? यो नियम जो 13(2) वाला नियम इस पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर अनुच्छेद 368 के तहत संसद क्या करती है? कोई संविधान संशोधन करती है, तो जो अनुच्छेद 13(2) है, जो हमारा ये अनुच्छेद 13(2) है, अनुच्छेद 13(2) है, जो क्या करता है? मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या करता है? उसको असंगत मानता है, तब ये उस पर लागू नहीं होगा। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान में कोई संशोधन किया जाता है और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो भी वह कर सकता है। ये जो उल्लंघन करने वाला नियम है वो केवल संविधान संशोधन, सामान्य संविधान संशोधन पर पारित होगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान की प्रक्रिया अपनाई गई है भाग 20 में, उसके तहत कोई परिवर्तन किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है,
तो वह इस पर लागू नहीं होगा। अर्थात ये क्या है, सामान्य संशोधनों पर अपन क्या कर सकते हैं, वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं तो वह मान्य होगा। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो ये उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करें आगे, नोट कि संविधान पूर्व का ऐसा कोई नियम, संविधान पूर्व का कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक सुनने रहेगा। किंतु किंतु कालांतर में संसद संविधान संसद संविधान संशोधन के माध्यम से कोई कानून बनाती है जिससे उन अधिकारों की असंगति समाप्त हो जाती है तो वह कानून मान्य होते हैं। इसे ग्रहण का सिद्धांत इसे ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। बात करते हैं, नोट संविधान पूर्व का कोई ऐसा कानून जो क्या करता है, मूल अधिकार से असंगत है, वो शून्य रहेगा। हमने 13(1) में पढ़ा कि संविधान पूर्व का कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है वो असंगति की तक सीमा तक क्या रहेगा, शून्य रहेगा। संविधान पूर्व 13 है। लेकिन बाद में क्या करती है संसद, क्या करती है, संविधान संशोधन के माध्यम से कोई कानून बनाती है। और वो बनाया गया संविधान संशोधन के माध्यम से संसद जो कानून बनाती है उस कानून से मूल अधिकार की जो असंगति होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, वह असंगति समाप्त हो जाती है तो वह कानून मान्य होते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। जो कानून पहले मान्य नहीं था क्योंकि वो क्या था, मूल अधिकारों से असंगत था, लेकिन बाद में संसद क्या करती है, संविधान संशोधन के माध्यम से कोई कानून बनाती है जिससे उन अधिकारों की क्या हो जाती है, असंगति दूर हो जाती है तो वह कानून मान्य हो जाता है क्योंकि वो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा। इसे क्या कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे मूल संविधान की, मूल अधिकारों की। मूल अधिकार कितने, 6, पहले कितने थे, 7। सातवां कौन सा था, एक संपत्ति का अधिकार, जिसको हटाकर क्या बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो हम बात करते हैं मूल अधिकार की। मूल अधिकार कितने, 6। 12 13 पढ़ लिया हमने। इसके बाद एक सम सौ सम सौ शोध, शिक्षा, संवैधानिक संवैधानिक उपचारों के लिए
ये एक ट्रिक है, इससे माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे 6 मूल अधिकार है उनकी बात कर सकते हैं। सम से क्या है, समता। सम से क्या है, समता, समता का अधिकार, समता का अधिकार। ये क्या है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। सौ से क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक, कहाँ से ये, 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद बात करें 100 से क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहां से लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। 10 से क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा से क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये क्या है, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, का अधिकार। इसके तहत न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। तो ठीक है, सम सौ शोध शिक्षा संवैधानिक उपचारों के लिए, सम सौ शोध शिक्षा संवैधानिक उपचारों के लिए। सम मतलब समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। सौ स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। सो शोध, शोध में से सो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। 31 था हटा दिया गया है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों के लिए, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ये आप आसानी से याद रखते थे, सम समता का अधिकार, सौ स्वतंत्रता का अधिकार, शोध में से सो शोषण के विरुद्ध अधिकार, 10 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके बाद नोट डाल के आप लिख सकते हो, नोट संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार। कौन सा अनुच्छेद था ये, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार कौन सा था, अनुच्छेद 31, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो एक मूल अधिकार था, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में क्या बना दिया गया है, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में इसको क्या बना दिया गया है, एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार में हमारे पास स्वतंत्रता ज्यादा होती है, हमारे पास अधिकार ज्यादा होता है, हम अधिकार ज्यादा जता सकते हैं, लेकिन विधिक अधिकार में हमारे पास उतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। तो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह इसको क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 के तहत।
तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 था, उसको हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क में। आज हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की मूल अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फिर हमने बात की कि मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद हमने बात की कि मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में की गई। उसके बाद नेहरू समिति के द्वारा 1928 में की गई। इसके बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में की गई। इसके बाद हमने बात की कि मूल अधिकार समिति थी, एक मूल अधिकार उप समिति थी। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। इसके बाद हमने बात की कि जो विशेषताएं पढ़ी, जो इसकी प्रकृति होती है वो क्या होती है, नकारात्मक होती है। इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और जो मूल अधिकार होते हैं वाद योग्य होते हैं, न्यायोचित होती है, परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात हम इनके लिए क्या सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद हमने बात की कि ये असीमित नहीं है, अर्थात ये सीमित है। क्यों, क्योंकि क्या है, इन पर क्या लगा सकती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है वो युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं तो कुछ मूल अधिकार क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं। कुछ मूल अधिकार होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ मूल अधिकार होते हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए दिए जाते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट हमने बात की अनुच्छेद 12 में क्या बताई गई है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है, भारत सरकार है, राज्य सरकार है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है और राज्य निधि से पोषित संस्थान राज्य में आते हैं। इसके बाद हमने अनुच्छेद 13 की बात की। अनुच्छेद 13(1) में बताया गया है कि संविधान के पूर्व ऐसा कोई कानून बनाया गया है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक क्या होगा, शून्य होगा, तथा मान्य नहीं होगा। 13(2) में बताया गया है कि संविधान निर्माण के बाद संसद ऐसा कोई कानून पारित करती है जो मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, तो वह असंगति की सीमा तक क्या रहेगा, शून्य रहेगा, तथा मान्य नहीं होगा। 13(3) में बताया गया है, 13(3) में हमें बताया गया है कि इसमें विधि को परिभाषित किया गया है कि 13(3) में क्या है, विधि है। विधि की परिभाषा है कि कोई भी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम बनाया गया है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है, कोई भी आदेश है, विधि है, उपनियम है, नियम उपनियम भी है या अधिसूचना है, विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा है तो क्या कहलाती है, विधि कहलाती है। वो क्या कहलाती है, विधि अर्थात कानून कहलाता है। अनुच्छेद 13(4) ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि, इसमें बताया गया है कि जो अनुच्छेद 13(2) है, जो संविधान द्वारा बाद में पारित कानून को जो क्या करता है, मूल अधिकारों से असंगत है तो उनको शून्य मानता है, तो वह किसके लिए मानेगा, केवल संविधान सामान्य संविधान संशोधन के लिए मानेगा। किसके लिए मानेगा, सामान्य संविधान संशोधन के लिए। लेकिन 13(2) में ये कहा भी है, 13(4) में ये भी बताया गया है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत कोई संविधान संशोधन करती है तो ये 13(2) मान्य नहीं होगा। अगर संसद क्या करती है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करती है तो 13(2) उस पर ये नियम लागू नहीं होता है, 13(2) वाला, अर्थात ये क्या होगा, ये मूल अधिकारों से असंगत नहीं होगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि संविधान पूर्व का कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य रहेगा, लेकिन बाद में संसद संविधान संशोधन के माध्यम से कोई कानून पारित करती है और वह मूल अधिकारों से असंगत है, वह उससे समाप्त असंगत मूल अधिकारों की असंगति को समाप्त कर देता है तो वह कानून मान्य हो जाता है और वह क्या कहलाता है, ग्रहण का सिद्धांत कहलाता है। जो पहले मान्य नहीं था अब मान्य हो गया, वो क्या कहलाएगा, ग्रहण का सिद्धांत। इसके बाद हमने बात की 6 अनुच्छेदों 6 अधिकारों की। सम, सौ, शोध, शिक्षा, संवैधानिक उपचारों के लिए। सम से समता का अधिकार, सौ से स्वतंत्रता का अधिकार, सौ से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 10 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर हमने पढ़ा कि 7वां जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 उसको समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 के तहत। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे समता का अधिकार की।